हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एससीएस एजुकेशन के लाइव टेस्ट में। दोस्तों हमारा जो है 3 बजे शायद 3 बजे के आसपास हमारा यहाँ का नेटवर्क प्रॉब्लम जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसलिए आप लोगों का टेस्ट लेने में हमको प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आज आप लोगों का इस प्रकार टेस्ट लेना चाह रहा था कि आप लोगों को मैं देख सकूं आप लोग कितने आदमी आंसर दे रहे हैं, सबका नाम बता सकूं। इसलिए हम लोग जो है लाइव टेस्ट जो है आप लोगों का इंडिविजुअल मतलब दोस्तों लाइव कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क के कारण हम लोग लाइव नहीं कर पाए। अभी भी थोड़ा इश्यू चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का कमेंट जो है आप लोग कमेंट लाइव चैट में करें और यहाँ हम लोग अपने टेस्ट को देंगे। तो मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा कि कितने स्टूडेंट हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप लोग अपना आंसर देंगे। मैं आप लोगों का आंसर देख रहा हूँ अपने मोबाइल में कमेंट से लाइव चैट के कमेंट में कि कितने स्टूडेंट मेरे आंसर दे रहे हैं। तो मैं सभी चीज पर सभी पर ध्यान अच्छे से दिया हुआ हूँ, तो आप लोग अपना आंसर देंगे। हम अपने सेशन को चालू करते हैं। तो आपका जो आज का टेस्ट है उसमें पहले आप लोगों को पहले बताते हैं कि आप लोगों को टेस्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर लिया गया है, जिसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा पेपर हम लोगों को लिया गया है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। थर्ड हमारा लिया गया है ज्योग्राफी का, फोर्थ हमारा बायोलॉजी, ज्योग्राफी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी हिंदी का हमारा लिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका टोटल 50 है, तो आपका 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारा क्लास जो है अभी से कुछ देर तक चलेगा, 1 घंटा चले या 1.5 घंटा चले, उसमें 1 घंटा कम से कम आप लोगों का क्लास टेस्ट चलेगा। 1 घंटा से 45 मिनट तो कम से कम आप लोगों का क्लास चलेगा ही। तो आप लोग हमारे क्लास को लाइव चैट को पूरा अटेंड करें। मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स का 50 नंबर आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी पढ़ाई करा चुके हैं हम लोग उसी से आप लोगों का टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग केमिस्ट्री का जो आप लोगों का सेकंड चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं कराए थे, तो हम लोग टेस्ट में जो है उसी को प्राथमिकता दिए हैं और उसी चैप्टर से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का आपका अधिकतर क्वेश्चन जो है आपका सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म और लवण से ही रहेगा। तो चलिए हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट जो है यहाँ तक अब तक में ज्वाइन हो चुके होंगे, तो मैं सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग टेस्ट दे और आपका 50 में 50 आना चाहिए। और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी। तो चलिए हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग टेस्ट का। और सबसे पहला हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग साइंस से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो ऑप्शन है आपका ए में 7, बी में 207 से अधिक, सी में 207 से कम और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग इसकी पढ़ाई जो है पिछले क्लास में कर चुके हैं और सभी स्टूडेंट इसकी पढ़ाई भी किए होंगे। तो मैंने सबको जो है एक एक करके आप लोगों को डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता ही है। तो आप लोग इसका आंसर दे। मैं सभी का लाइव चैट देख रहा हूँ कि कौन स्टूडेंट क्या कमेंट करे, तो मैं आप लोगों का अभी जो किसी का नाम नहीं बोलूंगा, तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाए या आप लोग जो भी आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देंगे और मैं सभी का स्टूडेंट देख रहा हूँ। देखते हैं कौन स्टूडेंट कितने अच्छे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। तो पहला हमारा है किसी अम्लीय विलयन में पीएच मान क्या होता है। आप लोग इसका सभी स्टूडेंट दे रहे हैं इसका आंसर सी। तो आप सभी स्टूडेंट का जो है इसका आंसर सही है। आप लोगों का आंसर होगा 1 का सी, 7 से कम। अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा है अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। क्या है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। हम लोग तो इसके बारे में डिस्कशन एक एक करके किए थे, और अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आप लोग ज्वाइन होने के लिए, और जो भी हमारे इस सब लेक्चर को नहीं देखे हैं और आप लोगों को ये टेस्ट देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां सब कुछ आप लोगों को बताया है। तो सभी इसका आंसर दें कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर दे रहे हैं बी नंबर 2 का बी। आप लोग ऐसे आंसर देंगे 1 का ए, 2 का बी, 1 का सी है तो 1 का सी लिख के आप लोग आंसर देंगे। तो सभी स्टूडेंट का आंसर सही है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्वाद में भस्म जो है स्वाद में डैश होते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है भस्म स्वाद में डैश होते हैं। ए में दोस्तों खट्टा, बी में दोस्तों हमारा कड़वे, सी में दोस्तों मीठा और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं भस्म स्वाद में क्या होते हैं।
मैं सभी स्टूडेंट का वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर दे अपना अपना। तो भस्म जो है हमारा स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, और आम जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। तो आप लोग ये तीन क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे। जब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अगर फास्टली आप लोग आंसर दीजिएगा तो हम लोग फास्टली पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। और हम लोग जो अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं से लिया नहीं गया। सभी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है और जो आपका क्वेश्चन बैंक का भी काम करेगा। तो ये सभी क्वेश्चन की पढ़ाई आप लोग सभी क्वेश्चन को सीरियसली लेके सीरियसली में आप लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स का आंसर दे कि निम्नलिखित में से कौन हमारा लवण है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा आंसर? सी नंबर सभी स्टूडेंट का सही है, K2SO2। कुछ स्टूडेंट गलत भी आंसर देना, इसका सही आंसर होगा K2SO2। तो हमारा सही आंसर है निम्न में से कौन लवण है? K2SO2। तो हम अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है। क्या हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन? निम्न में से जो है कौन बुझा हुआ चूना है। ए में दोस्तों CaO, बी में हमारा CaOH2, बी में दोस्तों CaOH2, सी में दोस्तों हमारा CaCO3 और डी है हमारा Ca। तो आप लोग इसका आंसर दे निम्न में से कौन एक बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना हमारा CaOH2 है। क्या बुझा हुआ चूना? CaOH2, ये हमारा बुझा हुआ चूना है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन क्षारक का पीएच मान है। क्या हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन जो है पीएच का क्षारक मान है। जो क्षारक होता है उसका पीएच मान क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप लोग एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देते हैं। निम्न में से कौन क्षारक मान का पीएच मान का मतलब दोस्तों होता है निम्नलिखित में से कौन सा मान जो है मतलब क्षारक का मान है। ए में 2, बी में 207, सी है दोस्तों हमारा 6 और डी है हमारा 13। तो आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट का आंसर देंगे निम्न में से कौन क्षारक का पीएच मान है। सभी स्टूडेंट्स का आंसर दे। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर का लाइव चैट में रिप्लाई दूंगा जो स्टूडेंट इसका आंसर सही दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट अपना लाइव चैट को मैं ऑन रखे और लाइव चैट में मैं इसका कमेंट दूंगा, और क्लास एंड होने के बाद सभी स्टूडेंट बताएंगे कि मेरा सर कितना सही हुआ। ये सभी स्टूडेंट अपना अपना रिप्लाई देंगे कि किसका कितना सही हुआ है। तो इसमें से क्षारक का पीएच मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 6 का क्षारक का पीएच मान 13 होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय का होता है, 7 उदासीन का होता है, 7 से ज्यादा जो है हमारा क्षारक का होता है, जिसको हम लोग भस्म भी बोलते हैं। अब 7th नंबर तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7th नंबर क्वेश्चन हमारा है जठर रस का पीएच मान क्या होता है। जठर रस का पीएच मान क्या होता है। ए में दोस्तों हमारा 1.2, बी है दोस्तों 7, सी है दोस्तों हमारा 1.4 और डी है हमारा 10। तो आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट का आंसर दें कि जठर रस का हमारा पीएच मान क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर दें कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। तो ए में आप लोगों का ऑप्शन है 1.2, बी है दोस्तों 7, सी है दोस्तों हमारा 1.4 और डी है दोस्तों हमारा 10। तो आप लोग बताएं जठर रस का पीएच मान क्या होता है। ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हमारा 7 का ए नंबर। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। अगर आप लोग इस वीडियो को लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि जठर, तो आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 2 में जाके देख सकते हैं जठर रस का जो पीएच मान है वो 1.2 होता है। और वहां मैंने जितने भी पीएच मान का मान बताया था आप लोग उसको याद कर लेंगे, क्योंकि उसमें जितने मैंने आपको टोटल मैंने 14 को पीएच मान बताए थे कि किसका पीएच मान क्या होता है। तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं और टोटल पीएच मान को आप लोग वहां याद कर लेंगे, क्योंकि वहां वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वह नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वह क्या कहलाता है। ए में दोस्तों हमारा भस्म, बी है दोस्तों लवण, सी है दोस्तों हमारा अम्ल और डी है हमारा क्षार। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए में दोस्तों हमारा भस्म है, बी है दोस्तों हमारा लवण है, सी है दोस्तों हमारा अम्ल और डी है दोस्तों हमारा क्षार। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं सभी का आंसर जो है कमेंट सेट में देख रहा हूं कि आप लोग किसका आंसर क्या देना है और कितने स्टूडेंट जो हमारे रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। तो मैं वो सबका परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूं और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा बन जाए।
मैं रेगुलर स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ हूँ। तो जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका मैसेज को उसको मैं रेगुलर स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहाँ जो है आप लोग जो है रेगुलर स्टूडेंट ग्रुप में आप लोग वहाँ जो है अपना प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मैं रेगुलर स्टूडेंट ग्रुप में टोटल चीज का सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। तो आप लोग अगर रेगुलर स्टूडेंट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को रेगुलर अटेंड करें और हमें पता है कि आप हमारे क्लास को, वैसे हमको पता चल जाता है कितने स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ताकि आप मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम याद हो गया, जैसे मैं विकास कुमार पटना, अमर कुमार, उसके बाद रिंटू शर्मा, अमर कुमार, इस तरह से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम याद हो चुका है। तो आप लोग इसका पहले आंसर दे, वही सवाल जिसको स्वाद में खट्टे होता है आप लोग आंसर दे चुके हैं। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? एसिड। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को घोल को लाल बना देता है उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का आप लोगों को क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ। अब हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है हमारे 9th नंबर क्वेश्चन हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, और हम लोग जो केमिस्ट्री का लास्ट सेशन हम लोगों का चला था उसमें ये भी क्वेश्चन था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में दोस्तों NaHCO3, बी है हमारा Na2HCO3, सी है दोस्तों हमारा Na2CO3 और डी है हमारा NaOHCO3। तो आप लोग इसका आंसर दें कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा आंसर? सही नंबर ए नंबर। बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। तो यहाँ तक आप लोग टोटल 9th क्वेश्चन को अभी तक आप लोग देख चुके हैं। तो टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस से देखेंगे और 25 क्वेश्चन जो है हम लोग हिस्ट्री और हिंदी से देखेंगे। तो हम लोग अभी साइंस को एंड करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं और 10th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से ही है। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? क्या 10th नंबर क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो हमारा इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र? तो इसका 10th का आंसर हमारा होगा ए नंबर Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो हमारा होता है वो होता है Na2CO3। यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता सकते हैं, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखेंगे और उसके बाद हम लोग 10th क्वेश्चन फिजिक्स का देखेंगे और उसी में कुछ बायोलॉजी भी देखेंगे। तो लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये मैंने सभी स्टूडेंट को बताया था कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। ए में हमारा है लाइकेन, बी है दोस्तों लाल पत्ता गोभी से, सी है दोस्तों हमारा हल्दी और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। इसका स्टूडेंट में से सभी स्टूडेंट जो है सही से इसका आंसर हमको मिलना चाहिए। तो आप लोग सभी स्टूडेंट का सही आंसर दें कि लिटमस हमें कहाँ से प्राप्त होता है। आप लोग इसका आंसर देंगे लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग इसका जवाब देंगे। तो लिटमस जो है हमें ए नंबर इसका आंसर का, लिटमस हमें लाइकेन नामक पौधा से मिलता है। कहाँ? लाइकेन। आप लोगों को बताया था मैंने कि लिटमस लाइकेन नामक पौधा से हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? लाइकेन से प्राप्त हुआ। तो लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, ये मैंने सभी स्टूडेंट को बताया था। हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है, अम्ल वर्षा जो हमारा एसिड बारिश होता है उसका पीएच मान क्या होता है? सभी स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर बढ़िया से ध्यान से देख देंगे। मेरा क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ए में दोस्तों 6, बी है दोस्तों 7, सी है दोस्तों 5.6 और डी है हमारा 8। तो आप लोगों को मैंने ये भी क्लास के दौरान बताया था कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है। ये सभी हम लोग क्लास के दौरान आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं। यहाँ हमसे सिर्फ आपसे आंसर की उम्मीद है। अगर आप लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप हमारे लेक्चर को देखें, मतलब टेस्ट इन होने के बाद आप लोग हमारे लेक्चर को देखें, वहां प्रॉब्लम हुआ तो हमसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने ये सब चीज आपको पढ़ाया है। तो आप लोगों का गलती होता है तो फिर ये आप लोगों का डिमांड है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की तैयारी के लिए, इसलिए आप लोगों का एक लाइव टेस्ट होता है वीकली, जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद ना करना पड़े, आप लोग आंसर देते देते उस क्वेश्चन को रट ले। मतलब आप लोग क्वेश्चन, मतलब आपको माइंड सामने में आप लोग क्वेश्चन दिखे और आप लोग उसका आंसर दे चुके दे दे। इसलिए मैं आपको वीकली टेस्ट में टोटल चैप्टर वाइज क्वेश्चन रिपीट करते आ रहा हूँ कि जिससे आप लोग टेस्ट को दे और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर को याद कर ले। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे टेस्ट को रेगुलर अटेंड करते हैं ये वीकली टेस्ट को, तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
आप हमारे टेस्ट दे रहे हैं, इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट है। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों की 2 चैप्टर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई, 2 चैप्टर फिजिक्स की कंप्लीट हो चुकी। तो हमारे पास क्या चैप्टर बचा फिजिक्स का? तो जो 2 चैप्टर हमारा फिजिक्स का और बचा है, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बचा हुआ है, बायोलॉजी का हमारा सेशन चल ही रहा है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के भी 2 चैप्टर को देख लिए, इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर को देख लिए। तो इकोनॉमिक्स में हमारा 4 चैप्टर बचा है, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी हमारा दोस्तों 3 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर बचा है। उसके बाद हमारा सिविक्स में 3 चैप्टर बचा हुआ है और ज्योग्राफी में हमारा 4 से 5 चैप्टर बचा हुआ है। तो सिर्फ आप लोगों का इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बचा हुआ है ये दोनों पेपर में, साइंस और सोशल साइंस में। और हमारा मैथ का भी रेगुलर सेशन आप लोगों के लिए चल ही रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को पूरे जोर शोर से अभी से ही करें, ताकि आप लोग अपने नंबर को अच्छा गेन कर सके। तो आप लोग अब इसका आंसर दे चुके हैं और सभी स्टूडेंट का इसका आंसर सही है। इसका पीएच मान 5.6 होता है आलम वर्षा का। तो आप सभी स्टूडेंट को मेरी बात आप लोगों को खराब नहीं लगनी चाहिए, मैं आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर आप लोगों का नंबर अच्छा आ सकता है, इसको कोई भी नहीं काट सकता है नंबर अच्छा लाने के लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो तो वो हमें बता सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है परावर्तन के कितने नियम है। ये तो सभी स्टूडेंट को रट ही लिए होंगे, मेरे ऐसा सभी स्टूडेंट का इसका आंसर सही भी होना चाहिए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। तो इसका सही आंसर होगा 13 का ए नंबर। परावर्तन के जो है हमारे 2 नियम होते हैं। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डैश होते हैं। क्या है 40 नंबर क्वेश्चन हमारा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डैश होते हैं। ए में दोस्तों बराबर, बी है दोस्तों बड़ा, सी है दोस्तों हमारा असमान और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में डैश होते हैं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर दे, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बराबर, ए नंबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमारा आपस में बराबर होता है। उसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है यदि f = r/2 सत्य है केवल। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा? f = r/2 सत्य है केवल। ए में है दोस्तों उत्तल, बी है दोस्तों अवतल, सी है दोस्तों हमारा दोनों और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दें। तो हमारा इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या है इसका आंसर होगा? सी नंबर। आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है मतलब f = r/2 जो है हमारा होता है वो दोनों के लिए सत्य होता है। और मैंने इसको फिजिक्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में ये दोनों इसको प्रूफ भी करके आप लोगों को बताया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट आप लोगों को ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस टेस्ट के। तो आप लोग वहां से जाके हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने स्टूडेंट दे रहे हैं टेस्ट उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो अपने क्वेश्चन को याद कर लेंगे, उसके लिए हमेशा के लिए ही याद हो जाएगा ये सब। और मैं जितना भी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो सभी आपका क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होगा। तो अगर आप हमारे सभी टेस्ट को अटेंड करते हैं तो आपका क्वेश्चन बैंक की तैयारी भी कंप्लीट होते जाएगी। क्वेश्चन बैंक जो आप लोग तैयारी करते हैं उसकी भी तैयारी आप लोगों की कंप्लीट होते जाएगी। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा लेंस में कितने फोकस होते हैं। क्या है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन? लेंस में कितने फोकस होते हैं। ए में दोस्तों 1, बी है दोस्तों हमारा 3, सी है दोस्तों हमारा 2 और डी है हमारा 4। तो आप सभी स्टूडेंट बताएं लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में हमारे टोटल 2 फोकस होता है। कितने फोकस होता है लेंस में? 2 फोकस। इसका सही आंसर होगा सी। सभी स्टूडेंट का आंसर भी सही दे रहे थे। लेंस में हमारे 2 फोकस होते हैं, वो f1 और f2। ये भी हम लोग पढ़ाए थे क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट को। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है sin i/sin r = डैश नियतांक होता है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बार-बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो sin i/sin r हमारा क्या होता है? ए में दोस्तों हमारा 1, बी है दोस्तों हमारा 2, सी है दोस्तों हमारा 0 और डी हमारा 5। तो हमारा आप लोग इसका आंसर दे sin i/sin r हमारा क्या होता है। मैं सभी स्टूडेंट का इसका आंसर का वेट करता हूं क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। sin i/sin r हमारा होता है 1 नियतांक। कितना होता है? 1 नियतांक। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। sin i/sin r होता है हमारा 1 नियतांक। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है आंत रस कहां से स्रावित होता है। क्या है क्वेश्चन हमारा 18 नंबर? आंत रस कहां से स्रावित होता है। ए में दोस्तों अमाशय, बी है दोस्तों हमारा छोटी आंत,
सी है दोस्तों हमारा यकृत, और डी है दोस्तों हमारा मुख गुहा। क्या है हमारा? ए में अमाशय, बी है दोस्तों हमारा छोटी आंत, सी है दोस्तों हमारा यकृत, और डी है दोस्तों हमारा मुख गुहा। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन बताएं, आंत रस जो है हमारा कहाँ से श्रावित होता है? ये क्वेश्चन हम लोग 2 दिन पहले अपने क्लास में देखे थे बायोलॉजी का। तो इसका आंसर होगा 18 का बी नंबर, आंत रस जो है हमारा अमाशय से श्रावित होता है। सभी स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट का आंसर सही भी दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, आंत रस कहां से श्रावित होता है? तो अमाशय से। तो दोस्तों अभी तक आप लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सोशल साइंस की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है सोशल साइंस की ओर। तो आप लोग 5 सेकंड हमारा वेट करें, मैं 1 सेकंड में आप लोगों को आ रहा हूं, जिससे आप लोग कंटिन्यू कर लेंगे। मैं टाइम देके 15 सेकंड का टाइम लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो आप लोग लाइन टेस्ट के ज्वाइन करते ही रहेंगे। तो मैं 1 सेकंड में आता हूं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब तैयार हो गए हैं सोशल साइंस के टेस्ट के लिए। तो हम लोग सोशल साइंस का टेस्ट देते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सोशल साइंस में। वो हमारा है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसमें भी दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स को प्राथमिकता दिया। इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को फिलहाल में देखे थे। तो हमारा 19 में क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए में दोस्तों बिहार, बी है दोस्तों हमारा पंजाब, सी है दोस्तों हमारा गोवा, और डी है दोस्तों हमारा हरियाणा। तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। सी नंबर आंसर इसका सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर भी दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। सभी स्टूडेंट लाइव चैट में अपना कमेंट देते ही रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए ज्यादा ही फायदेमंद। और मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट आंसर इसका सही दे रहे हैं और कितने स्टूडेंट की तैयारी कंफर्टेबल जोन में जा रही है, और उसकी तैयारी अभी से ही कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं तो फिर आपका तो ये तो फिक्स है कि आप लोग नंबर अच्छा ही लाएंगे, इसको कोई नहीं कर सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये एक एक पॉइंट करके मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों को बताया था। एक एक पॉइंट हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं उसमें हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को डिस्कशन करते हैं, इससे क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये सभी हमारे रेगुलर स्टूडेंट जो क्लास करते हैं उससे आप लोग पूछ सकते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट को एक एक पॉइंट करके बताया। ये भी क्वेश्चन को हम लोग ने एक एक पॉइंट करके दिखा था कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय होता है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, आप लोग इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे इसका आंसर दे रहे हैं ए नंबर पटना। अगर कोई स्टूडेंट इसका आंसर चेंज करना चाहते हैं तो वो अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। मैं वेट करता हूं, तो देखता हूं कौन सा स्टूडेंट जो है अपना आंसर को चेंज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 20 का ए नंबर पटना। जो ए आंसर दे रहे हैं 20 का, उसका आंसर बिल्कुल सही है। बिहार में जो है सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला जिला सबसे अधिक वाला है वो हमारा पटना है, और सबसे कम आय वाला जो जिला है वो हमारा शिवहर है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो था वो जिला जो है वो पटना है, और सबसे कम आय वाला जो जिला है वो हमारा शिवहर है। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से ही है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? क्या 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? ए में दोस्तों हमारा 22,553, 6,610, 25,494, और डी है हमारा 54,850। तो सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? आप सभी स्टूडेंट आप इसका आंसर देंगे। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर देख रहा हूं, बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि मैं सभी स्टूडेंट का आंसर देख पा रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 25,494 रुपया। जो इसका आंसर सी नंबर दे रहे हैं वो सभी स्टूडेंट का सही है। 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपए थी। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? ए में दोस्तों गोवा, बी है दोस्तों हमारा बिहार, सी है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, और डी है हमारा पंजाब। तो भारत में सबसे कम आय वाला राज्य हमारा कौन सा है? इसमें दोस्तों सबसे कम राज्य आय वाला राज्य स्टेट बिहार भारत का कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर बिहार। अगर आप लोग इसका आंसर बी नंबर दे रहे हैं तो सबका आंसर करेक्ट है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो हमारा बिहार है।
चलो हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होती है वो देश डैश कहलाता है। क्या तो दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है। ए में दोस्तों अविकसित, बी है दोस्तों हमारा विकसित, सी है दोस्तों हमारा अर्धविकसित और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। और मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं वह सभी आपके प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैच करता होगा। अब हम लोग एक जो सेशन रखेंगे वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रखेंगे, जो सभी स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। तो हम लोगों का एक सेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा और दूसरा सेशन जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, मतलब दोस्तों मैथ का भी एक दिन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो आप लोग अभी देखिए, हम लोग अभी साइंस का टेस्ट दे रहे हैं, साइंस और सोशल साइंस का, हम लोग मैथ का भी टेस्ट बहुत जल्द ही देंगे। तो सभी स्टूडेंट का कमेंट आ चुका है। 23 का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। 23 का आंसर सही होगा हमारा बी नंबर। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है वह देश हमारा विकसित कहलाता है। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, 2005-6 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। क्या क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, 2005-6 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है। ए में दोस्तों हमारा 6,610, बी है दोस्तों हमारा 7,710, डी है हमारा 8,810 और डी है दोस्तों हमारा 5,510 और सी हमारा 8,810। तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर देंगे। 24 का क्या होगा, 2005-6 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 2005-6 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपए थी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। तो हम लोग अब 25 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया है। ए में दोस्तों हमारा 1868, बी है दोस्तों हमारा 1871, सी है दोस्तों हमारा 1869 और डी है 1870। मैं इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट से चाहता हूं, जितने स्टूडेंट अभी लाइव टेस्ट को दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी स्टूडेंट देंगे। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था और किसने लगाया था, आप लोग इसका भी आंसर देंगे। मैं सभी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करता हूं। मैं आप लोगों का इस क्वेश्चन का वेट के लिए आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का लिख के भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, इसका आप लोग क्या इसका सही आंसर होगा और किसने लगाया था, ये भी आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं आप लोगों के लिए 30 सेकंड का वेट करता हूं। 30 सेकंड तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ सभी स्टूडेंट का कमेंट देखूंगा कि कौन स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट मिल गया है। इसका सही आंसर होगा 1868 ईस्वी में भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया था वो 1868 ईस्वी में लगाया था। और दादा भाई नीरोजी ने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था भारत का। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया था। और किसने लगाया था, दादा भाई नीरोजी ने। दादा भाई नीरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए में दोस्तों हमारा कृषि, बी है दोस्तों हमारा औद्योगिक क्षेत्र, सी में दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। किसको, कृषि क्षेत्र को। सब प्राथमिक क्षेत्र जो है वो हमारा कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। सबसे पहला जो आता है वह कृषि क्षेत्र आता है, उसके बाद जो हमारा आता है वह औद्योगिक क्षेत्र आता है और थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा सेवा क्षेत्र आता है। तो ये आप लोगों का बंटवारा हुआ, इसको भी हमने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये सब का मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट आप लोगों के ग्रुप में ये सब का एक जो है फोटो खींच कर आप लोगों को बता दूंगा क्लास में। आप लोग जल्दी से जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वह हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। ऐसा पर जो है आप लोगों को फोटो आप लोगों के ग्रुप में मिल जाएगा। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक व्यवस्था है। तो क्या 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में आर्थिक व्यवस्था है। ए में दोस्तों हमारा समाजवादी, बी है दोस्तों हमारा मिश्रित,
डी सी है दोस्तों हमारा पूंजीवादी और डी है दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आर्थिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित है। यहाँ समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। यहाँ पर सब कुछ सरकार के भी हाथ में और पर्सनल आदमी के हाथ में। इसलिए भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारी मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया? कब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? अब आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपका क्लास जो है, टेस्ट जो है 15 से 20 मिनट और चलेगा, क्योंकि आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की और है। हम लोग थोड़ा टेस्ट को फास्ट करते हैं और आप लोगों का जो टेस्ट है वो 15 मतलब दोस्तों 20 से 25 मिनट और चल सकता है। 20 मिनट तो कम से कम आप लोगों का टेस्ट और चलेगा ही। तो आप लोग इसका आंसर दे। सभी स्टूडेंट आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का टेस्ट कितना लेंदी जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर दे कि क्या होगा, भारत में कब महिला दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च। क्या होगा इसका सही आंसर? 8 मार्च। भारत में जो है महिला दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो 8 मार्च को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 8 मार्च को। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है और 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ था? क्या है 29 नंबर क्वेश्चन हमारा? नई आर्थिक नीति जो है वह डैश ईस्वी में लागू हुआ था? ए है हमारा 1920, बी है तो हमारा 1921, सी है तो हमारा 1922 और डी है हमारा 1923। तो आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर देंगे, नई आर्थिक नीति जो है कब लागू हुआ था और किस ईस्वी में लागू हुआ था? तो नई आर्थिक नीति जो हमारे 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था नई आर्थिक नीति लागू? 1921 ईस्वी में। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमारा है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? क्या है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए दोस्तों हमारा 1848 में, बी है दोस्तों हमारा 1864 में, सी है दोस्तों हमारा 1867 में और डी है दोस्तों हमारा 1883 में। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी सकता है और ये क्वेश्चन तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है मैं सभी स्टूडेंट से चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट सही दे जो हमारे क्लास को रेगुलर करते हैं। और जो हमारे क्लास को रेगुलर करते हैं मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में 80% नंबर को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखेंगे। अगर आप हमारे क्लास को इसी तरह ज्वाइन करते रहे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 80% नंबर को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा मेरी उम्मीद है और मेरी तैयारी पर हमें उम्मीद है कि अगर मैं आप लोगों को इस प्रकार तैयारी कराऊंगा तो आप लोगों की 80% क्रॉस हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो बिहार बोर्ड का भी सिलेबस चल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो हमारा 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? क्या 31 नंबर क्वेश्चन हमारा? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ए दोस्तों हमारा 1861, बी है दोस्तों हमारा 1862, सी है दोस्तों हमारा 1860 और डी है दोस्तों हमारा 1867। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? क्या है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए में दोस्तों हमारा ऑप्शन फरवरी 1917, बी है दोस्तों हमारा नवंबर 1917, सी है दोस्तों हमारा अप्रैल 1917 और डी है दोस्तों हमारा अक्टूबर 1905। तो आप लोग इसका आंसर दे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप लोग जल्दी आंसर दे। अब मैं थोड़ा क्लास को फास्ट करता हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917। क्या होगा आंसर? नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। मैं आप लोगों को अभी के बाद मात्र गिन के 5 सेकंड का टाइम दूंगा। हम 5 गिनेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आप लोग 5 सेकंड में अगर आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं तो आप लोग फटाफट अपने लाइव चैट में कीबोर्ड पर हाथ रखे और सीधा आंसर कर दे। क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप लोग उसका आंसर दे देंगे। मैं 5 सेकंड सभी स्टूडेंट का वेट करूंगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? क्या है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा? खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो ए में दोस्तों 9 मई 1819, बी है दोस्तों हमारा 9 जनवरी 1818, सी है दोस्तों हमारा 5 मई 1820
और डी है दोस्तों हमारा 9 जनवरी 1905। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 9 जनवरी 1905। खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट अपना आंसर को बहुत फास्ट दे रहे हैं, तो वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं फास्टली, आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आप आगे के क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को एक बार अलर्ट कर दूंगा। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को देते रहे, मैं आप आगे धीरे धीरे बढ़ता हूं। अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्षेत्रवाद की भावना एक खूब परिणाम है। ए में दोस्तों हमारा राष्ट्रीय, बी में दोस्तों हमें अपने क्षेत्र से लगाव, सी है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय एकता, और डी है दोस्तों हमारा अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो आप लोग इसका आंसर दे, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। तो क्षेत्रवाद की भावना जो एक कुपरिणाम है वह अलगाववाद का है। किसका परिणाम है? अलगाववाद का। तो आप वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आप लोग आंसर दे रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सभी स्टूडेंट को कि आप लोग इतना फास्टली आंसर दे पा रहे हैं। आप लोग ऐसे ही आप फास्टली आंसर आप लोग देने के कोशिश करें। आपके सामने क्वेश्चन आया और आप लोग उसका आंसर फास्टली दे सके, तो इस तरह से आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों का टाइम टेकन भी बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन आया, आप लोग उसका आंसर याद करिए, तो उसका ऑप्शन देख के आप लोग हमें आंसर बताएं। तो आप लोग फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है हमारे संविधान में डैश अनुच्छेद में सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ए में 218, बी है दोस्तों हमारा 15, सी है दोस्तों हमारा 19 और डी है हमारा 17। तो सभी का स्टूडेंट देंगे। अब आप लोगों का टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर होगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन का और देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी डैश % है। ए में 240, बी है दोस्तों हमारा 16, सी है दोस्तों हमारा 50 और डी है हमारा 20। तो कृषि क्षेत्र में महिला की भागीदारी कितनी % है? तो इसका सही आंसर होगा 40%। कृषि क्षेत्र में जो महिला की भागीदारी है वो 40% है। अब हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका है चरक का संबंध डैश से है। ए में दोस्तों स्पेन, बी है दोस्तों हमारा भारत, सी है दोस्तों हमारा अमेरिका और डी है दोस्तों हमारा चीन। तो चरक का संबंध डैश से है। आप लोग इसका आंसर दे, मैं आप सभी का आंसर देखता हूं। तो इसका सही आंसर होगा भारत। चरक का संबंध जो है वह भारत से है। उसका 38 नंबर क्वेश्चन हमारा बिरहित जल के कारण पृथ्वी को डैश ग्रह भी कहा जाता है। क्या है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन हमारा? बिरहित जल के कारण पृथ्वी को डैश ग्रह भी कहा जाता है। ए में दोस्तों हमारा लाल, बी है दोस्तों हमारा पीला, सी है दोस्तों हमारा नीला और डी है हमारा हरा। तो आप सभी को आंसर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिरहित जल के कारण हम लोग हमारा पृथ्वी का ग्रह रंग क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नीला। बिरहित जल के कारण जो पृथ्वी का जो रंग होता है वो हमारा नीला होता है। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए में दोस्तों महात्मा गांधी, बी है दोस्तों हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है दोस्तों हमारा विवेकानंद और डी है हमारा पंडित नेहरू। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? क्या है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ए में दोस्तों 1834, बी है दोस्तों हमारा 1871, सी है दोस्तों हमारा 1848 और डी है हमारा 1870। तो का सही आंसर होगा 1834। यंग यूरोप की स्थापना जो है वो 1834 ईस्वी में हुई थी। और हमारा जो यंग इटली है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में और यंग इटली की स्थापना 1831 में। अब 41 नंबर क्वेश्चन जो आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेना सम्मेलन कब हुआ था? आप लोगों के सामने ऑप्शन ये है, ये 1815, 1818, 1848 और डी है हमारा 1850। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा 41 का ए नंबर। वेना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है जालवेरिन किसकी संस्थान है? क्या है 42 नंबर क्वेश्चन हमारा? जालवेरिन किसकी संस्थान है? आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर दे। आप लोगों के सामने आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोगों का मतलब जो है आंसर है, आप लोग कमेंट दे अपना आंसर।
तो जालवेनिन जो है हमारे व्यापारियों की संस्था है। किसकी संस्था है? व्यापारियों की। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, जालवेनिन व्यापारियों की संस्थान है। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 43 यहाँ से हमारा हिंदी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो हमारा हिंदी ग्रामर है। अब हमारा हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आप सभी को मैंने हिंदी ग्रामर का क्लास लिया था, तो आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर दे सकते हैं। तो हिंदी ग्रामर का पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? इस टाइप से आपका हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है। जो मैंने यहाँ टाइप आप लोगों को दिया है, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दे रहे हैं। वर्णों के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं। अब हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने स्वर है? आप लोगों के सामने ऑप्शन ये रहा, आप लोग इसका आंसर दें, हिंदी में कुल कितने स्वर है? तो इसका सही आंसर होगा 11। हिंदी में कुल 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11। चलिए अब अपना 45 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कालमान के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? क्या है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा? कालमान के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? ए में दोस्तों हमारा 2, बी है हमारा 6, सी है दोस्तों हमारा 4 और डी है दोस्तों हमारा 8। तो कालमान के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। कालमान के अनुसार हमारे स्वर के 2 भेद होते हैं। ये भी आप लोगों को मैंने क्लास के दौरान बताया था। तो कालमान के अनुसार स्वर के 2 भेद होते हैं। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जाति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? क्या है 46 नंबर क्वेश्चन हमारा? जाति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं? ए में हमारा 1, बी है तो हमारा 3, सी है तो हमारा 2 और 4, डी हमारा 4 था। सभी स्टूडेंट इसका आंसर दें कि जाति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। जाति के अनुसार जो स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, च का उच्चारण स्थान कहाँ है? ए में दोस्तों तालु, बी है दोस्तों हमारा दंत, सी है दोस्तों हमारा कंठ और डी हमारा ओष्ठ। तो हम लोग च का उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं? इस सब टाइप से आपसे ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा। तो सभी स्टूडेंट कैसे सही देना, इसका आंसर होगा तालु। च का उच्चारण स्थान जो है वो हमारा तालु होता है। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प का उच्चारण स्थान क्या कहाँ है? क्या है 48 नंबर क्वेश्चन हमारा? प का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो प का उच्चारण स्थान हम लोग कहाँ से करते हैं? आप लोग इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प का उच्चारण स्थान हम लोग ओष्ठ से करते हैं। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ग का सदस्य नहीं है? क्या है हमारा 49 क्वेश्चन? निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ग का सदस्य नहीं है? ए में दोस्तों हमारा प्रथम वर्ग, बी है दोस्तों हमारा तृतीय वर्ग, सी है दोस्तों हमारा द्वितीय वर्ग और डी है हमारा य। तो निम्न में से कौन सा जो है अल्पप्राण वर्ग का सदस्य नहीं है? मतलब से अल्पप्राण वर्ग का सदस्य लोगों में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग जो हमारा अल्पप्राण वर्ग में नहीं आता। प्रथम वर्ग आता है, तृतीय वर्ग आता है, पंचम वर्ग आता है, उसका य ल ल व तालंस आता है। ये हमारा अल्पप्राण वर्ग का सदस्य है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? ए में दोस्तों तालु, बी है दोस्तों हमारा कंठ, सी है दोस्तों हमारा दंत और डी हमारा ओष्ठ। तो ग का उच्चारण स्थान हम लोग कहाँ से करते हैं? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट का सही है। इसका आंसर होगा बी नंबर, ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है। तो सभी स्टूडेंट का टेस्ट कैसा गया ये सब आप लोग हमें बताएं, कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करें। किसका कितना सही हुआ ये भी आप लोग हमें बताएंगे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है हमें कमेंट करके बताएंगे। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट करेंगे, जो तभी से आप लोगों को यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप लोग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर कमेंट करके आप लोग हमको से नंबर, मतलब आप लोग अपना टेस्ट का हमको बताएं। और दोस्तों आप लोग टेस्ट का फीडबैक भी दें। तो दोस्तों आपको हम कल का क्लास का शेड्यूल बता देते हैं, तब उसके बाद हम अपना सेशन को एंड कर देंगे। तो कल का हमारा 3 PM में त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला, जो आपका त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूला होते हैं उसका एक स्पेशल क्लास है त्रिकोणमिति के फार्मूला का। तो आप लोग कल त्रिकोणमिति के फार्मूला क्लास अटेंड करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमारा 8 PM में बायोलॉजी का क्लास है। तो ये हमारा कल का क्लास का शेड्यूल है, जो आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट का टेस्ट अच्छा गया होगा। तो जिसका जितना अच्छा गया वो हमने बताए। हम अपने सेशन को अभी एंड करते हैं। सभी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए समाचार के साथ।